Hello friends, today we will discuss the important topic of elasticity, that is income elasticity and cross elasticity. इससे पहले हमने बात की थी आपके साथ में इलास्टिसिटी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे से डिस्कस किया था। पहले मैं आपको एक बार दोबारा से इलास्टिसिटी के बारे में बताना चाहूँगी कि इलास्टिसिटी क्या होती है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप होता है y इज द फंक्शन ऑफ x, x जो होता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि y में चेंज होने से x में जो चेंज होता है वो एक तरह से इलास्टिसिटी होता है। इसी के बेस पर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था और आज मैं जो आपको बताना चाहूंगी इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। उससे पहले एक हल्का सा मैं आपको गो थ्रू करना चाहूंगी कि हमने डिमांड फंक्शन देखा था कि एक कमोडिटी का जो डिमांड है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उसकी प्राइस पर, अदर कमोडिटी प्राइस पर या रिलेटेड जो भी उससे कमोडिटी है, कंज्यूमर इनकम पर, पॉपुलेशन पर, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर एक कमोडिटी की डिमांड डिपेंड करती है। यहाँ पर अगर इसके साथ रिलेशनशिप होता है तो इसको हमने बोला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हमने लॉ ऑफ डिमांड से भी डिस्कस किया था। और ये जो होता है बेसिकली नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और इसी को हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला था। उसके बाद में डिमांड का जब अदर कमोडिटी से रिलेशन देखते हैं तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मैं भी आगे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। क्रॉस में भी हमारे एक कुछ गुड्स तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी और कुछ गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी, जिसको हमें आगे एक बार को देखना होगा। फिर अगर इसके साथ रिलेशन देखती हूँ यानी डिमांड का इनकम के साथ रिलेशन देखती हूँ तो इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले देखना चाहेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में क्या इफेक्ट आता है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी परसेंटेज चेंज अगर इनकम में हो जाता है तो कमोडिटी की क्वांटिटी में क्या इफेक्ट आता है, यानी हम कह सकते हैं इट्स रेफर्स टू सेंसिटिविटी of the quantity demand for a certain good to change in real income of the consumer। कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई, उससे उसकी क्वांटिटी डिमांड पर क्या इफेक्ट आया, यही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। अब गुड्स भी आपकी सब तरह की गुड्स होती हैं, कुछ गुड्स तो होंगी नॉर्मल गुड्स होंगी, कुछ होंगी इंफीरियर गुड्स होंगी। ठीक है, अब जब नॉर्मल गुड का केस की मैं बात करती हूँ तो नॉर्मल गुड में तीन तरह के केस आ जाते हैं हमारा। अगर इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी आपका मोर देन वन है तो हम कहेंगे इनकम कैसी है, इलास्टिक वाली फॉर्म में है, यानी उसमें चेंज फटाफट हो रहा है। और ऐसा जनरली कब होता है, जब गुड्स कैसी होती है, लग्जरी गुड्स होती है। लग्जरी गुड्स जैसे कार है, आपके जो भी लग्जरियस आइटम है जिनके बिना हम एक बार को रह सकते हैं लेकिन वो हमारे लाइफस्टाइल को बढ़ाते हैं, इसलिए हमारी जरूरी होता है। तो लग्जरी आइटम हैव हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो दूसरी बात आती है यूनिटरी इनकम इलास्टिक का। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा था अलग अलग कैटेगरी, सेम थिंग हियर, यहाँ पे भी इनकम इलास्टिसिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे मोर देन वन है तब तो वो लग्जरी गुड्स में चला जाएगा, लेकिन इक्वल टू वन है तो वो एक तरह से नॉर्मल गुड का केस हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इनकम बढ़ रही है तो उसके कंजम्पशन को बढ़ा रहा है, इनकम कम हो रही है तो कंजम्पशन को कम कर रहा है। और नॉर्मल गुड के केस में ये पॉजिटिव स्लोप रहता है। ठीक है, और इनकम इन इलास्टिक के केस में 0 से 1 के बीच में वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नेसेसिटीज का केस हो जाता है, यानी जो आवश्यकता वाली चीजें होती हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी में बताया था, प्राइस इलास्टिसिटी में भी क्या था, जो नेसेसिटीज थी, जैसे नमक है हमारा बेसिक नीड है, उसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो उसके डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं आता, प्राइस से उस पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो नेसेसिटीज हमारी डेली आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो उनके केस में जो इनकम इलास्टिसिटी होगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी 0.2, 0.8, 0.6, इस तरह से इसकी वैल्यूज आएंगी। फिर बात करते हैं हम इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका इनकम में चेंज होने से
बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। यानी जैसे बाजरा होता है, राजस्थान में बाजरा होता है। बाजरा क्या होता है बेसिकली, जब वो गरीब का वो माना जाता है बेसिकली अनाज कि अगर इनकम कम होती है तो आदमी बाजरा खाता है, लेकिन आजकल तो लोग वैसे ट्रेंड में भी खाते हैं, और इनकम ज्यादा होती है तो आदमी बाजरा छोड़कर अच्छे अनाज पर चला जाता है। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनमें इनकम बढ़ने से आदमी उसका कंजम्पशन छोड़ करके दूसरी गुड्स पर चला जाता है। तो यहाँ पर इंफीरियर गुड के केस में ये नेगेटिव स्लोप आ जाता है, और यहाँ पर हम जो देख सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। देखो आप देख भी रहे हैं जो वैल्यूज हैं वो 0 से कम जा रही है। तो कुल मिला के 3 तरह के गुड्स आपके इनकम इलास्टिसिटी में आ जाती है। नॉर्मल गुड्स आ जाती है, लग्जरियस गुड्स आ जाती है, और इंफीरियर गुड्स आ जाती है। ये जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस गुड के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसा रहेगा। अब मैं थोड़े से आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था जो सस्ता अनाज होता है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लोर है, मेज है, ये जो होते हैं इनके केस में आप देख रहे हो इनकम इलास्टिसिटी कैसा जा रहा है, आपका नेगेटिव जा रहा है। तो ये अपने आप में क्या हो गई, इंफीरियर गुड्स हो गई। लेकिन जब मैं बात करती हूँ मिल्क बटर बुक्स की, इन मिल्क और बटर की बात करती हूँ, तो ये अपने आप में नॉर्मल गुड की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल बीच में आ रही है इनकी। उसके बाद में बात करती हूँ आपका बुक्स के लिए और रेस्टोरेंट कंजम्पशन, ये अपने आप में लग्जरियस आइटम में आ जाता है। तो यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी आपका 1 से ज्यादा चला जाता है। अभी अपन ने जो 3 कैटेगरी देखी थी उनके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिए कि इनकम इलास्टिसिटी से इन पर क्या इफेक्ट आता है। देन हम जो आगे डिस्कस करना चाहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलास्टिसिटी का। होता क्या है कि यहाँ पर हम प्राइस तो एक्स गुड की ले रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी हम वाई गुड की ले रहे हैं, क्योंकि हम एक की प्राइस का इफेक्ट दूसरी गुड की क्वांटिटी पर देख रहे हैं। वही क्रॉस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन में मैंने आपको बताया, इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द quantity demand of one commodity when the price of another good change। अगर दूसरी कमोडिटी, तो ऐसा क्या होता है रिलेटेड गुड्स का केस आ जाता है। गुड्स आपकी सब्स्टिट्यूट भी हो सकती हैं, गुड्स आपकी कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है। वो हम एक बार आगे डिस्कस कर लेते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स होती है जो एक दूसरे के स्थान पे काम आती है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, टी एंड कॉफी। अगर मेरे को टी और कॉफी से दोनों से बराबर संतुष्टि मिल जाती है, अगर टी मुझे नहीं मिलती है तो मैं कॉफी से काम चला लूंगी। पेन एंड पेंसिल, ये भी आपका सब्स्टिट्यूट गुड का केस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। सपोज यहाँ पे मैंने प्राइस ले ली है आपकी टी की, और यहाँ मैं क्वांटिटी ले रही हूँ कॉफी की। तो अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। फिर मैं बात करना चाहूंगी सब्स्टिट्यूट गुड में। देखो आपके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, टी कॉफी हो सकता है, पेन पेंसिल, यानी जो एक दूसरे के स्थान पे काम आते हैं। जैसे हमने यहाँ दिया है क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई मूव इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस you consume less of x and more of goods that than use in x। अब इसमें क्या होगा, आप उसकी क्वांटिटी तो कम कर दोगे, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ कि प्राइस ऑफ टी सपोज आपका बढ़ जाता है, तो कंज्यूमर क्या करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड उसकी खुद की क्वांटिटी तो कम कर देता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं यहाँ पे रिलेटेड गुड की, जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में सपोज उसने कॉफी को यूज किया, तो कॉफी में क्या होगा, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आसान है याद रखना भी। फिर बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक साथ काम करती हैं। जैसे अगर आपके पास में पेट्रोल है, कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, फिर है पेन और इंक, ये दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, एक गुड की प्राइस का दूसरे गुड के डिमांड पर इफेक्ट आता है। तो इसके केस में जो डिमांड कर्व आ जाता है वो आपका नेगेटिव स्लोप हो जाता है, जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड में होता है। सपोज आपका, जैसे अपन कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ कार, अगर आपकी उसको हम देख रहे हैं पेट्रोल से, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल से।
सपोज प्राइस ऑफ कार बढ़ जाती है तो पेट्रोल की क्वांटिटी इनिशियली तो वही है, लेकिन जैसे ही प्राइस इसकी मान लो सपोज मैं कम मान लेती हूँ तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये एक तरह से नेगेटिव रिलेशन आ जाता है। तो इसका जो डायग्राम बनता है वो बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन इसमें हमारा जो आ रहा था वो पॉजिटिव स्लोप आ रहा था सब्स्टिट्यूट गुड में। तो आप इससे भी एक बार को ध्यान रख सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में यूज आती है बेसिकली। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सपोज हमारा पोर्क ऑफ बीफ है, इसमें हम देख रहे हैं बीफ और पोर्क है। अब इनमें देखिए आप क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसमें भी पॉजिटिव आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है अगर क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसके केस में हम कह सकते हैं, अभी हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा आ रहा था, आपका पॉजिटिव आ रहा था ना। तो यहाँ पे ये गुड्स कैसी हैं आपके यहाँ पर पॉजिटिव है। तो नोटिस दैट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर y विद रिस्पेक्ट टू x इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ y। लेकिन कई बार उल्टा अगर हम देखते हैं इसका इससे रिलेशन देखने की, तो जरूरी नहीं है कि वो चीज उस पर सेटिस्फाइड हो पाए। तो क्रॉस इलास्टिसिटी में दो कैटेगरी हमने आपके साथ डिस्कस की, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोनों का केस यहाँ पे फॉलो हो सकता है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी स्लाइड को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इलास्टिसिटी की हमने अभी पहले भी आपको दी थी, फिर आपके जिस तरह से कमेंट आएंगे हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड्स आगे आपको दे देंगे। थैंक यू।